ट्रंप ने किया खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित। ईरान में विरोध प्रदर्शन भड़के, युद्ध की आशंका बढ़ी। डिफेंस अब बना डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। आज 2026 का 13वां दिन है, यानी 13 जनवरी। ज्यादातर साल आराम से शुरू होते हैं, भाषण, उम्मीदें, शायद कोई राजनयिक दौरा। लेकिन 2026 ने धीमी शुरुआत नहीं की। ये वैश्विक मंच पर उथल पुथल के साथ शुरू हुआ है। युद्ध, विरोध प्रदर्शन, टैरिफ वॉर और भ्रमित होते देश। और फिर से इन सब में सबसे अहम योगदान रहा डोनाल्ड ट्रंप का। वे लगातार चिल्ला नहीं रहे, मजाक नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे कदम उठा रहे हैं जो अपने आप में जोरदार हैं। तो आइए देखें कि ये साल कैसे शुरू हुआ। साल की शुरुआत टैरिफ से नहीं हुई, ये शुरू हुई वेनेजुएला से। जनवरी की शुरुआत में अमेरिका ने एक सैन्य अभियान चलाया, जिससे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि ये कार्रवाई अपराध और लोकतंत्र बहाल करने के लिए थी। दुनिया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। लैटिन अमेरिकी देशों ने कहा कि ये संप्रभुता का उल्लंघन है। रूस और चीन ने इसे आक्रमण करार दिया। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की अपील की। वेनेजुएला के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, कुछ मादुरो के खिलाफ, कुछ विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ। और फिर ट्रंप का एक और कदम, उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया और खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति कहा। इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं, लेकिन संदेश स्पष्ट था। चाहे जानबूझकर हो या नहीं, शक्ति अब प्रक्रिया से ऊपर हो चुकी है। इस एक पोस्ट ने 2026 की शुरुआत को पूरी तरह से बतला दिया। तेज, निर्णायक और विवादास्पद। जब वेनेजुएला सुर्खियों में था, ईरान भी अस्थिर बना हुआ था। ईरान में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जो आर्थिक संकट, महंगाई और राजनीतिक दमन के कारण थे। सरकार ने कड़े दबाव, गिरफ्तारी और बल का उपयोग किया। ट्रंप का जवाब शांतिपूर्ण कूटनीति नहीं था। उन्होंने कहा कि सभी विकल्प खुले हैं और प्रतिबंधों और व्यापार धमकियों के माध्यम से दबाव बढ़ाया। साथ ही विरोध प्रदर्शनों को भाषाई समर्थन किया। यूरोप ने संयम बरतने की अपील की। मानवाधिकार समूहों ने बढ़ते तनाव की चेतावनी दी। रूस और चीन ने हस्तक्षेप से बचने को कहा। ईरान ने अमेरिका पर स्थिति अस्थिर करने का आरोप लगाया। ये कोई आधिकारिक युद्ध नहीं था, लेकिन ये एक पूर्व युद्ध का माहौल था। आंतरिक अशांति, बाहरी दबाव और कड़े रोक। ईरान दिखाता है कि कैसे घरेलू विरोध अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल सकता है, जब वैश्विक शक्तियां आक्रामक कदम उठाती हैं। फिर आता है ग्रीनलैंड और एक प्रतीकात्मक लेकिन महत्वपूर्ण अमेरिकी कदम। ट्रंप ने ग्रीनलैंड में अपनी रुचि फिर से जताई। इसे अमेरिकी सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कहा। डेनमार्क, जो ग्रीनलैंड का प्रशासन करता है, ने इसे सीधा खारिज कर दिया। ग्रीनलैंड के नेताओं ने भी मना किया। नाटो के सहयोगी भी चिंतित हो गए। ये सिर्फ भूमि का सवाल नहीं था, ये विश्वास का सवाल था। डेनमार्क ने स्पष्ट किया, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन रहेगा। इस मामले को आगे बढ़ाना नाटो संबंधों में तनाव पैदा कर सकता था। Firstly, I believe that the American president should be taken seriously when he says that he wants Greenland. But I also want to make it clear that if the United States chooses to attack another NATO country militarily, then everything stops. That is including our NATO and thus the security that has been provided since the end of the Second World War. I believe in democracy and I believe in the international rules. Of course, I also believe that you do not change borders by force either one way or another. It is not only the position of Denmark and the Danish kingdom, fortunately, of Europe too. So I hope that the people will also take note of the once again significant European support that we are receiving. इस सब के बीच अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहलाने लगा। कानूनी रूप से कुछ नहीं बदला। कांग्रेस अभी भी इसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मानती है, लेकिन प्रतीकात्मक संदेश स्पष्ट था। अमेरिका सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि टकराव की तैयारी कर रहा है। कोई सेना नहीं भेजी गई, कोई मिसाइल नहीं दागी गई, लेकिन ग्रीनलैंड की महत्वाकांक्षाएं और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का नाम बदलना
दोनों ही संदेश दे रहे थे। अमेरिका साहसी, अप्रत्याशित और सहयोगियों को चौंकाने के लिए तैयार है। सैन्य और राजनीतिक तनावों के साथ आया आर्थिक बदलाव। ट्रंप ने उन सभी देशों पर टैरिफ लगाए जो ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी प्रभाव सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने उन देशों के लिए 500% तक अत्यधिक टैरिफ का प्रस्ताव भी रखा जो रूसी तेल खरीद रहे हैं। इतने उच्च स्तर पर टैरिफ सिर्फ व्यापार नीति नहीं रहते, वे हथियार बन जाते हैं। ब्रिक्स देशों ने इसे दबावकारी करार दिया। यूरोप ने व्यापार के विखंडन की चेतावनी दी। अर्थशास्त्रियों ने प्रत्युत्तर और कीमतों में वृद्धि की चेतावनी दी। समर्थक इसे दबाव के रूप में देखते हैं, आलोचक इसे बाजार अस्थिरता कहते हैं। फिर भी संवाद के माध्यम से कूटनीति अब दबाव और सजा के जरिए कूटनीति में बदल गई है। व्यापार एक और युद्ध क्षेत्र बन गया है। कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई टैंक नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट पर इसका असर दिखेगा। रामायण क्लब ये एक अनोखी ट्रैवल और टूरिज्म कंपनी है जो खास तौर पर आध्यात्मिक यात्राओं में मदद करती है। यानी आप यहाँ सिर्फ घूमते नहीं बल्कि असली आध्यात्मिकता को महसूस करते हैं। तो अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सच में खास बनाना चाहते हैं तो रामायण क्लब को जरूर देखें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी अगली आध्यात्मिक यात्रा को एक यादगार सफर बनाइए। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी कहानी की ओर। सिर्फ 13 दिन में 2026 ने हमें दिखा दिया। वेनेजुएला में सैन्य अभियान और राष्ट्रपति की गिरफ्तारी, ईरान में बड़े विरोध और बढ़ते युद्ध जोखिम, ग्रीनलैंड पर सहयोगियों की चिंताएं, डेनमार्क ने स्पष्ट किया। टैरिफ और आर्थिक दबाव को नीति का हिस्सा बनाया गया। समर्थक इसे निर्णयात्मक कहते हैं, आलोचक इसे अप्रत्याशित मानते हैं। इतिहास तय करेगा कि कौन सही था। लेकिन एक बात स्पष्ट है, 2026 की शुरुआत शांतिपूर्ण नहीं बल्कि जोरदार और आक्रामक रही। और जब वैश्विक शक्ति इतनी तेजी से चलती है, इसके परिणाम सीमित नहीं रहते, ये हर देश तक फैलते हैं, हर देश को प्रतिक्रिया देने और तैयारी करने के लिए मजबूर करते हैं। सूत्रा नेटवर्क फैक्ट्स और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। हम सनसनी नहीं, सच दिखाते हैं। अगर आप भी ईमानदार पत्रकारिता चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, सच के लिए, बदलाव के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जिसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है तो हमारी वेबसाइट sutranetwork.com पर जाएं और हमें भेजें, क्योंकि सवाल सिर्फ खबर का नहीं, सच का है। और इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए पढ़ें हमारा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर।